हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। क्लास 12th एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड, उन सबका एक ही कॉमन टॉपिक है, मानव जनन तंत्र या ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है, मानव जनन तंत्र क्या होता है, हम उसको डिटेल में समझेंगे। पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसे अंग जो जनन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम जनन तंत्र कहते हैं। तो जनन तंत्र मेनली जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसको हम यूरिनोजेनाइटल सिस्टम भी बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें यूरिन सिस्टम और जेनेटिक जो जेनेटल सिस्टम है दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं, दोनों का जो आपस में लिंक रहता है, इसको यूरिनोजेनाइटल सिस्टम भी बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर किडनी या वृक्क, मूत्रवाहिनी जिसको यूरेटर बोलते हैं, वो मूत्राशय के साथ कनेक्टेड है। ये हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे इसमें उत्सर्जन तंत्र में। तो यहाँ पर उत्सर्जी तंत्र के अंग भी जुड़े हुए हैं, तो उनको यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा समझाया गया है किस प्रकार यूरिनोजेनेटल सिस्टम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ये यूरिन सिस्टम है जिसमें किडनी है, यूरेटर है और साथ में यूरिनरी ब्लैडर है जो यूरिन को क्या करेगी, यहाँ पर स्टोर करती है और उसको कॉमन एंट्री या उसके द्वारा मूत्र मार्ग के द्वारा या हम उसको यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निष्कासित करते हैं, निकालते हैं। तो ये एक तो क्या हो गया, यूरिन सिस्टम हो गया जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं। दूसरा सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली जो मुख्य ऑर्गन होते हैं या हम इसको कहें रिप्रोडक्शन में जो मुख्य ऑर्गन होते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑर्गन या प्राथमिक अंग। जो जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम प्राथमिक अंग कहते हैं। मानव के अंदर जो नर जननांग है उसमें पाए जाते हैं वृषण या टेस्टिस। टेस्टिस जो होते हैं वो मुख्य जननांग होते हैं, इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। दूसरे जितने भी अंग कहलाते हैं वो कहलाते हैं एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन या सहायक अंग जो उस जनन प्रक्रिया में सहायता करते हैं या मुख्य जननांग को किसी न किसी तरीके से सहायता करेंगे, तो वो कहलाते हैं एसेसरी ऑर्गन। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं, उन ऑर्गन का सिस्टम है। तो यहाँ पर एक तो यूरिन सिस्टम है, दूसरा मुख्य जननांग वृषण होते हैं। वृषण जो होते हैं वो वृषण कोष स्क्रोटल सैक में पाए जाते हैं और स्क्रोटल सैक में पाए जाने का मुख्य कारण ये होता है कि वृषण में शुक्राणु बनते हैं और शुक्राणु अधिक तापमान में जो कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट होने का चांस होता है, तो उनको शरीर से बाहर टेम्परेचर 98 डिग्री से कम, फ़ारेनहाइट डिग्री से कम टेम्परेचर के लिए उसे रखने के लिए उसे शरीर से बाहर नेचुरली रखा जाता है। तो इस प्रकार जो स्क्रोटल सैक है, वृषण कोश है, उस वृषण कोश में वृषण पाए जाते हैं और उस स्क्रोटल सैक को वृषण कोश से जोड़ने के लिए एक विशेष टाइप की कैनाल पाई जाती है। उस कैनाल को लिंग्विनल कैनाल या वक्षण नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लिंग्विनल कैनाल या वक्षण नाल बोलते हैं, जो देह गुहा के साथ या अब्डोमिनल कैविटी के साथ क्या रहती है, वो जुड़ी रहती है। वक्षण नाल जो होती है वो इस ऑर्गन के द्वारा या इस वक्षण नाल के द्वारा क्या करती है, ये अब्डोमिनल कैविटी के साथ जुड़ी रहती है, जो शरीर के द्वारा जुड़ी रहती है। उस वक्षण नाल के अंदर पाए जाते हैं स्पर्मेटिड कोड। स्पर्मेटिड कोड पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड रज्जु।
स्पर्मेटेड रज्जु बोलते हैं, जो वक्षण नाल के द्वारा टेस्टिस या वृषण के अंदर क्या करता है, संवहन तंत्र, ब्लड की सप्लाई करेगा, नर्वस की सप्लाई करेगा, न्यूरो सेंसरी ऑर्गन्स उनकी सप्लाई करेगा। तो ब्लड सर्कुलेशन और न्यूरॉन्स की सप्लाई जो होगी वो इसी वक्षण नाल के द्वारा क्या होती है, उसमें स्पर्मेटेड कॉर्ड पाए जाते हैं, उसके द्वारा वो उस वृषण को क्या करेगी, सप्लाई करेगी। वृषण की संरचना के साथ साथ यहाँ पर स्कोटल सैक पाया जाता है। तो ये तो जो स्ट्रक्चर थी वो वृषण की है। वृषण से फिर क्या निकलती है, एक वासा डिफरेंशिया, एक नलिका निकलती है। हम वृषण के स्ट्रक्चर को यहाँ अलग से पढ़ेंगे, वो डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम इसके मेन ऑर्गन्स को समझ लेते हैं, जो उसके प्राइमरी ऑर्गन है और उसके जो सेकेंडरी ऑर्गन को हम डिटेल में समझ लेते हैं पहले। उसके बाद हम समझेंगे किस प्रकार से उनके अंदर टेस्टिस की पूरी स्ट्रक्चर को हम यहाँ डायग्राम बना हुआ से डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर टेस्टिस से एक नलिका निकलती है, इसको वासा डिफरेंशिया बोलते हैं। वासा डिफरेंशिया जो होती है वो इसी प्रकार से निकलती हुई ये यूरेथ्रा में आकर खुलती है। जिस प्रकार से यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा में खुलता है, मूत्र मार्ग में खुलता है, उसी प्रकार से वासा डिफरेंशिया जो होती है वो इस प्रकार से होती हुई यूरेथ्रा के अंदर आकर खुल जाती है। इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनेटर सिस्टम, क्योंकि कॉमन पासेज है, कॉमन रास्ता है वृषण से निकलने वाले स्पर्म के लिए और किडनी से बनने वाले यूरिन के लिए कॉमन पासेज होता है, जो यूरेथ्रा के द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। अब इस वासा डिफरेंशिया के ऊपर 3 अलग अलग ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 अलग अलग ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन ग्रंथियों में एक ग्रंथि को हम बोलते हैं शुक्राशय या सेमाइनल वेसिकल्स। दूसरी ग्रंथि होती है प्रोस्टेट। सेमाइनल वेसिकल जोड़ों में होती है, 2 दिखाई दे रही है यहाँ पर, एक ये और एक ये, दोनों तरफ की वासा डिफरेंशिया के ऊपर होंगी। 2 वासा डिफरेंशिया जहाँ मिलती हैं यूरेथ्रा के ऊपर, वहीं पर पाई जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड। इन सबका फंक्शन है वो हम अलग से पढ़ेंगे, इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड से आगे फिर एक जोड़ी ग्लैंड और पाई जाती है, ये संख्या में 1 होती है, ये जोड़ा होता है और ये भी क्या होता है, जोड़ों में पाई जाती है, 2 पाई जाती है, जो दोनों यूरेथ्रा मूत्र मार्ग के दोनों ओर पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। इनके काम क्या है, इनके फंक्शनिंग क्या है, हम उसको डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। आज हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं, किस प्रकार से ये सिस्टम अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम जिसको हम नर जननांग बोलते हैं, वो किस प्रकार से अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो किडनी, टेस्टिस मुख्य ऑर्गन होते हैं। किडनी को हम यूरिन सिस्टम का ऑर्गन बोलते हैं, टेस्टिस को हम जेनेटल सिस्टम को बोलते हैं। तो दोनों के सिस्टम मिलकर काम करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं यूरिनोजेनेटल सिस्टम। अब आगे डिटेल में हम वृषण की आंतरिक संरचना या वृषण की जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो हम डिटेल में समझेंगे, वो क्या पाई जाती है। तो इसके लिए मैं इसको डायग्राम को थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। यहाँ पर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो उस वृषण की एलएस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, वो आपको दिखाई दे रहा है। किस प्रकार लंबवत काट है वो दिखाई दे रही है। पूरा वृषण की स्ट्रक्चर को हम देखें, उस वृषण के अंदर मुख्य रूप से 2 कवर पाए जाते हैं। एक कवर को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बोजिनिया और उसके अंदर पाया जाता है ट्यूनिका विस्कोलोसा। ट्यूनिका एल्बोजिनिया उसकी बाहर की चोटों से, बाहर के आघातों से रक्षा करती है, जबकि ट्यूना वेस्कुलेसा के अंदर क्या होते हैं, वास्कुलर होती है, ये संवहनीय होती है। इसके अंदर ब्लड की सप्लाई होती है, रक्त का संचरण होता है, न्यूरॉन्स की सप्लाई होती है, जो स्पर्मेटिड कॉर्ड वृषण जो रज्जु हैं उसके द्वारा, स्पर्मेटिड रज्जु के द्वारा क्या होते हैं, वो शरीर से जो सप्लाई होती है ब्लड की, वो इसकी वेस्कुलेसा के साथ जुड़े होते हैं। इस वृषण के अंदर छोटे छोटे लगभग 250 के करीब कुछ छोटे छोटे लोब पाए जाते हैं, कुछ पिंड पाए जाते हैं, पिंड या लोब पाए जाते हैं। उन पिंड को हम बोलते हैं टेस्टिल्यूकर लोब या वृषणीय पिंड। इस तरह से छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं। उन चैम्बर्स की संख्या जो होती है, यहाँ मैंने डायग्राम को बड़ा बनाने के लिए थोड़ी संख्या कम दिखाई गई है, इसके अंदर संख्या होती है लगभग 250 के करीब होती है। इनको हम टेस्टिल्यूकर लोब या वृषणीय पिंड बोलते हैं, जो क्या करते हैं, यहाँ पर उसको वृषण को अलग अलग क्या करते हैं, चैम्बर्स में अलग अलग कोष्ठों में बांटते हैं। उस वृषण के उन चैम्बर्स के अंदर छोटी छोटी महीन, प्रत्येक में 2 से 3 पतली पतली नलिकाएं होती हैं, जिन नलिकाओं को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल
शुक्र जनन नलिकाएं। इन्हें क्या बोलते हैं, 2 से 3 क्या होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, जिनको हम बोलते हैं शुक्र जनन नलिकाएं, जिसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है वो हम अलग से समझेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, उसके लिए अलग से वीडियो अपलोड होगी, किस प्रकार शुक्राणु बनते हैं, उसके लिए कौन कौन सी कोशिकाएं बनती हैं, तो डिटेल में इसको समझेंगे। आज हम इसकी वर्षण की एलएस को समझ रहे हैं। तो उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रत्येक में क्या होती है, 2 से 3 होती है। इस तरह से ये लगभग 700-800 के करीब ये क्या होंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रत्येक वर्षण में होगी। इन शुक्र जनन नलिकाओं के जो हैं वो शुक्र जनन नलिकाएं आपस में वर्षण के द्वारा आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़कर रेटेटेस्टीज एक संरचना बनाती है, जो सभी शुक्र जनन नलिकाओं का कॉमन कनेक्शन पॉइंट होती है। उसे हम क्या बोलते हैं, रेटेटेस्टीज। टेस्टिल्यूकर लोब के अंदर क्या पाई जाती हैं, शुक्र जनन नलिकाएं। वर्षण के पिंड के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं। वर्षण के पिंड क्या होते हैं, वर्षण के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे 200-250 से लेकर 270 के करीब चैम्बर्स या खंड होते हैं, और उसके चारों ओर का आवरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका विस्कोलेसा होता है। अब इस रेटेटेस्टीज का कनेक्शन जो होता है वो वासा एफ्रेंशिया से होता है। सभी रेटेटेस्टीज होंगे मिलकर क्या बनेंगे, वासा एफ्रेंशिया में आकर खुलेंगे। उसे हम क्या बोलते हैं, वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया जो होती है वो वर्षण के ऊपर एक संरचना और पाई, जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस, अधिवर्षण। क्या बोलते हैं इनको, अधिवर्षण। अधिवर्षण ऊपरी भाग जो होता है उसका शीर्ष बनाता है, और अधिवर्षण मिलकर क्या बनाते हैं, उसके नीचे जो टेल है उसे अधिवर्षण पुच्छ बोलते हैं। अधिवर्षण पुच्छ जो है वो बाहर निकलती है वासा डिफरेंशिया के द्वारा। वो बाहर क्या निकलती है, वासा डिफरेंशिया के द्वारा बाहर निकलती है। तो एक ये टिपिकल स्ट्रक्चर है जो एक वर्षण की एलएस के अंदर पाई जाती है, जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। आज हम इसकी एनाटॉमी पढ़ी। अब इसके फंक्शन क्या क्या हैं, इनमें क्या क्या काम होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करती है, अधिवर्षण क्या करते हैं, अधिवर्षण और वासा डिफरेंशिया क्या करती है, रेटेटेस्टिस का काम क्या है, इन सब को हम डिटेल में स्ट्रक्चर समझेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर समझेंगे, वो हम अलग से एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसके द्वारा हम समझेंगे। आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था, पहली वीडियो ये हमारी और मानव जनन तंत्र की, इसको हमने आज इंट्रोडक्शन रूप से पढ़ा, और आज हमने नर जनन तंत्र को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस पूरे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम, वासा डिफरेंशिया का काम, वासा एफ्रेंशिया का काम, अधिवर्षण क्या काम, वो हम डिटेल में समझेंगे। उसके साथ साथ जो ग्रंथियाँ थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं और कॉपर्स ग्रंथि बोलते हैं, इनको भी डिटेल में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आज के लिए थैंक यू।